अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ योर होस्ट डॉक्टर रमशा मुनव्वर और आज मैं आप लोगों को बताऊंगी अबाउट एक्लेम्शिया एंड प्री एक्लेम्शिया। ठीक है। अच्छा, जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि ब्लड प्रेशर अगर प्रेगनेंसी में तेज़ हो जाता है तो उसके क्या क्या कॉजेज़ होते हैं, उसकी वजूहात क्या है, आपको सिम्टम्स क्या फ़ील होते हैं, आप टेस्ट कौन कौन से करा सकते हैं और उसके बाद उसका ट्रीटमेंट भी मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था। तो उस वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको प्री एक्लेम्शिया और एक्लेम्शिया के बारे में बताऊंगी इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड सो हियर आई एम। अच्छा, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वर्ड विच इज़ प्री एक्लेम्शिया। ठीक है। अब ये प्री एक्लेम्शिया हम डॉक्टर्स किस टर्म को कहते हैं या इस टर्म का मतलब क्या होता है, लेट्स टॉक अबाउट द मीनिंग फर्स्ट। ठीक है। अच्छा, मीनिंग ये है कि जब आपको ब्लड प्रेशर इतना तेज़ हो कि आपके यूरिन में प्रोटीन आना शुरू हो जाए या एल्ब्यूमिन आना शुरू हो जाए, तो उसको हम कहते हैं कि पेशेंट इज़ प्रोग्रेसिंग टुवर्ड्स प्री एक्लेम्शिया। ठीक है। अच्छा, अब होता क्या है, होता ये है कि जब एक फ़ीमेल पेशेंट प्रेग्नेंट होती है तो उसकी बॉडी में काफ़ी सारी मल्टीपल चेंजेस आना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर तेज़ होने के इम्कानात हो सकते हैं। ठीक है। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि ब्लड प्रेशर तेज़ होने की वजह से IUGR हो जाता है। IUGR मतलब कि इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन हो जाती है। ठीक है। यानी यूट्रस के अंदर जो बेबी आपका है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है टुवर्ड्स ग्रोथ, उसको न्यूट्रिशन, ब्लड, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा होता, जिसकी वजह से उसकी ग्रोथ में एक रुकावट आ जाती है। ठीक हो गया। अच्छा, अब अगर तो उस वक़्त आपने मेडिकेशंस ले ली तो ये चीज़ ठीक हो जाती है, ब्लड प्रेशर ठीक हो जाता है, इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन मैनेज हो जाती है। लेकिन अगर तो आपकी ट्रीटमेंट में कोई भी खलल है या आपने सही इलाज नहीं लिया या आपने फौरी तौर पे इलाज नहीं लिया, उसको प्रोलॉन्ग होने दिया, उस बीमारी को एक स्टेप आगे प्रोलॉन्ग होने दिया, तो ये कन्वर्ट हो जाती है इनटू प्री एक्लेम्शिया। प्री एक्लेम्शिया का मतलब है कि यूरिन का जब हम स्पॉट यूरिन टेस्ट कराते हैं या यूरिन कंप्लीट टेस्ट कराते हैं तो उसके अंदर यूरिन में पता चलता है कि प्रोटीन आना शुरू हो गया है। ठीक है। अब प्रोटीन को हम किस तरह से क्वांटिफाई करते हैं कि किस कदर प्रोटीन यूरिन में आ रहा है, उसके लिए अमूमन लेबॉर्ट्रीज़ डिफरेंट नंबर्स यूज़ करते हैं। ठीक है। बट मोस्टली लेबॉर्ट्रीज़ क्या यूज़ करते हैं, एक प्लस साइन ऐड करते हैं। ठीक है। प्लस का मतलब ये होता है कि यूरिन के अंदर प्रोटीन आना स्टार्ट हो गया, विच मीन्स इट्स अ प्लस। ठीक हो गया। अगर तो नील लिखा हुआ है तो नील का मतलब है कि आपके यूरिन में प्रोटीन नहीं आ रहा। लेकिन अगर इट्स 1+, इट्स 2+ और इट्स 3+, इसका मतलब ये होता है कि आपके यूरिन में अकॉर्डिंग टू द प्लस साइन इतना ज़्यादा प्रोटीन एक्सक्रीट हो रहा है। ठीक है। जिसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, देखिए सबसे पहले तो हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि जो प्रोटीन एल्ब्यूमिन है उसका हमारे जिस्म पे रोल क्या है। ठीक है। वो एक्चुअली करता क्या है, वो हमें ज़रूरी किस वजह से है, लाइक हमें क्यों चाहिए वो प्रोटीन, और अगर वो ना हो हमारे पास या हमारे यूरिन में एक्सक्रीट हो जाए तो उसके आप समझ लें कि उससे हमें क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं या हमें क्या नुकसानात हो सकते हैं उसके ना होने से या उसके यूरिन में एक्सक्रीट होने से। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्रोटीन एल्ब्यूमिन है ना, वो बेसिकली हमारी बॉडी का ऑन्कोटिक प्रेशर, जिसको हम कहते हैं मेडिकल टर्म्स में, ऑन्कोटिक प्रेशर मेंटेन करता है। अब ये ऑन्कोटिक प्रेशर क्या है, देखिए हमारी बॉडी में ना अल्लाह ताला की तरफ से एक सिस्टम है कि जो भी फ्लूइड्स हैं, जो भी ब्लड है या जो भी आप समझ लें कि हमारे जिस्म का फ्लूइड है, वो वेसल्स या कैपिलरीज़ के अंदर ही रहता है। ठीक है। कभी भी कैपिलरीज से बाहर लीक होके जाता नहीं है। अगर तो हमारी बॉडी में एल्ब्यूमिन की कमी हो जाए तो हमारे जिस्म का ऑन्कोटिक प्रेशर कम हो जाता है, जिसकी वजह से फ्लूइड हमारे वेसल से, हमारी कैपिलरी से बाहर एक्सकवेट होके, एक्स्ट्राविजेट होके या निकल के फ्लूइड बाहर चला जाता है इनटू एक्स्ट्रा वैस्कुलर टिश्यूज़। ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, सबसे बड़ा साइन उसका ये है कि हमारे जिस्म में स्वेलिंग हो जाती है। ठीक है। स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है, सोजिश होना शुरू हो जाती है, या हमारा जिस्म
जिसको हम कहते हैं ना कि हमल में, प्रेगनेंसी के अंदर अब जब बीपी तेज़ होता है तो स्वेलिंग हो गई, आपकी रिंग्स फिक्स नहीं हो रही हैं, या आप जो कपड़े पहनते थे वो फिक्स नहीं हो रहे हैं, या जब आप बाजू चढ़ाते हैं तो वो पिछली जिस तरह हमल से पहले या बीपी तेज़ होने से पहले आराम से आप कपड़े पहन लेते थे, पायचा ऊपर कर लेते थे, तो वो प्रॉब्लम्स अब हो रही हैं। वो पहले की तरह ईज़िली आप कपड़े नहीं पहन पा रहे, या आपके जो चप्पल का साइज़ है वो बढ़ गया है। ठीक है, सारे प्रेगनेंसीज़ में इस तरह नहीं होता। हाँ, लेकिन अगर आपको बीपी तेज़ होता है, या वही बात है कि आपने मेडिकल ट्रीटमेंट उसका अच्छा नहीं किया, वो प्रोग्रेस हो गया इनटू प्री एक्लेम्शिया, तो ये प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ेंगी। ठीक हो गया? अच्छा, अब आपको समझ में आ गया कि ऑन्कोटिक प्रेशर क्या है, हमारी बॉडी में एल्ब्यूमिन प्रोटीन की क्या इम्पोर्टेंस है, अगर वो ना हो तो स्वेलिंग हो जाती है, और हमारे यूरिन में वो +1 या +2 और इट कैन प्रोग्रेस इनटू +3 एंड +4, तो इसको हम कहते हैं प्री एक्लेम्शिया। अच्छा, अब हम चले जाते हैं इसके नेक्स्ट एग्रेसिव स्टेप पे, जिसका नाम है एक्लेम्शिया। अब देखिए, अगर तो हमने ट्रीटमेंट टाइमली करवा लिया तो हम इस प्री एक्लेम्शिया को रिवर्स कर लेते हैं। ठीक है, पेशेंट उससे ज़्यादा और डेंजरस सिचुएशन पे नहीं जाता। लेकिन लेट्स सपोज़ अगर हमारे पास एक ऐसी पेशेंट आती है जो कि एक ऐसे रूरल एरिया से बिलोंग करती है जहाँ पे उसको इतनी अच्छी मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, ठीक है, या वो इतनी अफोर्डिंग नहीं है कि वो मेडिसिन ले सके, या उसको इतनी नॉलेज नहीं है कि हमने ये एक साइन ऐसा है जो एक अलार्मिंग साइन है जिसमें हमने हॉस्पिटल में एडमिशन करना है या अपनी गायनेकोलॉजिस्ट को बताना है। ठीक है, तो दिस प्री एक्लेम्शिया कैन प्रोग्रेस इनटू एक्लेम्शिया। ठीक है, अब एक्लेम्शिया क्या टर्म है और इसका मतलब क्या होता है वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, एक्लेम्शिया का मतलब ये होता है कि कंडीशन इतनी सिवियर हो गई है, बीपी इतना तेज़ हो गया है कि फीमेल पेशेंट को झटके पड़ना शुरू हो गए, उसको सीजर्स होना शुरू हो गए, उसको फिट्स होना शुरू हो गए। ठीक हो गया, ये एक सिवियर एंड लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है। आपकी जान तो है प्रॉब्लम में, डेफिनेटली बच्चे के लिए भी ये बहुत सिवियर एक इंट्रा यूट्राइन डेथ वाली सिचुएशन होती है। ठीक है, और इस तरह की सिचुएशन में कि जब आपकी पेशेंट एक्लेम्शिया तक पहुंच जाए तो हमारे पास एज अ आप समझे एथिकली हमने मदर को सबसे पहले सेव करना होता है। ठीक है, ये ऐसी सिचुएशन है जिसके अंदर किसी भी वक्त मदर को ब्रेन डेड हो सकती है, मदर उसको एस्फिक्सिया हो सकता है, यानी उसको सांस नहीं आ सकता। ठीक है, उसका दिल बंद हो सकता है, और भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन है जो हो सकती हैं। ठीक है, अगर तो किसी पेशेंट आप देख रहे हैं कि अगर किसी पेशेंट को, या अगर आपके किसी खुदा न खास्ता फैमिली मेम्बर में, या कोई बता रहे हैं आपके नेबर्स में, कहीं पे भी अगर आपको ये टर्म सुनने को मिलती है कि अच्छा उसको झटके पड़ना शुरू हो गए हमल में, तो आपने फौरी तौर पे अलार्म हो जाना है, बिकॉज दिस इज़ अ लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन। ठीक है, जब हमारे पास इस तरह की पेशेंट्स रिसीव होती है, जो कि आई थिंक हर कॉल पे कोई 2-3 पेशेंट्स को तो फिट्स पड़ रहे हो। ठीक है, और अगर हम उनसे हिस्ट्री लेते हैं तो आधे से ज़्यादा लोगों को ये भी नहीं पता होता कि इनका बीपी पहले हमल में तेज़ रहा है या नहीं रहा है, और मोस्ट ऑफ देम, लाइक मोर देन 85% ऑफ देम, उन्होंने एक दफ़ा भी पूरे 8-9 महीने में अपना चेकअप नहीं कराया होता है। तो प्लीज़ अपने ऊपर रहम करें। मैं लास्ट वीडियो में भी आप लोगों को यही बात बता चुकी हूँ कि अपने ऊपर, अपने अंदर पलती हुई नन्ही सी जान के ऊपर प्लीज़ रहम करें, बिकॉज़ लाइफ इज़ इट्स वेरी प्रेशियस। ठीक है, तो काइंडली अपना रेगुलर चेकअप एवरी मंथ या आफ्टर 2 मंथ्स तो लाजमी करवाएं। ठीक हो गया, अपना बीपी का, अपना शुगर का, अपने वाइटल्स मॉनिटरिंग का, अल्ट्रासाउंड का, सीटीजी का, इन सारी चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान रखें और टाइमली चेकअप कराएं, टाइमली टेस्ट कराएं, ताकि आप इस तरह की लाइफ थ्रेटनिंग जानलेवा बीमारियों से बच सकें। अच्छा चलिए, अब हमारे पास एक पेशेंट आ गई है एक्लेम्शिया के साथ, उसको फिट्स पड़े, अब हमने क्या करना है। ठीक है, उसको मैनेज क्या करना है, हमारे 1 2 3 4 क्या स्टेप्स होने चाहिए कि जिससे हम अपनी तरफ से 100% कोशिश करें और माँ और बच्चे दोनों को बचा सकें। ठीक है, सबसे पहले तो देखिए, अगर एक्टिव फिट्स पड़ रहे हैं तो हमने उसको स्टॉप करना है। हम आईवी मेडिकेशंस देते हैं जिसमें हम डाइज़ेपैम दे सकते हैं उस वक्त उसको स्टॉप करने के लिए, या हम मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 का इन्फ्यूजन चला सकते हैं जिससे उसको आगे प्रोग्रेसिव फिट्स ना पड़े।
ठीक है। साथ साथ हमने सारे ब्लड टेस्ट कराने होते हैं। अगेन यूरिन का हमने टेस्ट कराना होता है, यूरिन फॉर प्रोटीन देखने के लिए कि किस कदर उसके बॉडी से प्रोटीन लॉस हो रहा है। साथ में हमने उसका बीपी जो जिसकी वजह से उसको फिट्स पड़े, हमने उसका बीपी आहिस्ता आहिस्ता ड्रॉप करना है। एकदम ग्रेजुअली हम ड्रॉप नहीं करते बिकॉज उससे सडन कार्डियक अरेस्ट हो सकते हैं, दिल पे अटैक आ सकता है, दिमाग पे समझे अटैक आ सकता है। इसीलिए हमने प्रोग्रेसिवली ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता उसका बीपी डाउन करना है। तो ये सारी मल्टीपल चीज़ें हैं जो कि हमने उस पेशेंट को इस तरह से मैनेज करना है। अब ये सारा कुछ तो हमने माँ के लिए कर लिया। अब बच्चे के लिए हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले ये चेक करना है कि बच्चा पेट में ज़िंदा भी है कि नहीं, ठीक है। क्योंकि जब तक ये लोग लेकर आते हैं पेशेंट्स को तो तब तक उसकी कंडीशन इतनी बुरी हो चुकी है। ज़ाहिर है आप अगर घर पे हैं, घर पे फिट पड़ा है, आप एम्बुलेंस को बुलाएंगे या इवन अपना ट्रांसपोर्ट भी अगर आपके पास है तो फ्रॉम योर हाउस टू द हॉस्पिटल इट विल टेक अराउंड 15 to 20 मिनट्स, जिसके अंदर बेबी का हमें कुछ नहीं पता कि इन दैट टाइम स्पैन बेबी के साथ यूट्रस में क्या क्या हो चुका है, राइट। तो हमने सबसे पहले फीटल कार्डियक एक्टिविटी जिसको हम FCA कहते हैं वो कंफर्म करना होता है कि बच्चे के दिल की धड़कन है या खुदा न खास्ता नहीं है। ठीक हो गया, वो हमने चेक करना। उसको चेक करने के दो तरीके, अगेन एक हमारे पास अल्ट्रासाउंड है, दूसरा हमारे पास CTG है, ठीक है, कार्डिक टोपोग्राफी। उस पर हम हार्ट्स कंफर्म कर सकते हैं। ये दोनों चीज़ें करने के बाद हमने पेशेंट की हिस्ट्री भी साथ साथ लेनी होती है। अटेंडेंट से ज़ाहिर पेशेंट तो उस तरह कॉन्शियस है ही नहीं, वो तो अपने होशों में ही नहीं है। जो भी फैमिली मेम्बर साथ में आते हैं, हस्बैंड है, मदर, मोस्टली मदर आती हैं या हस्बैंड साथ में आते हैं, या चलो कोई बहन भाई आ गया, ठीक है, या अगर उनके बच्चे बड़े हैं, ठीक है, एंड शी इज़ बिकमिंग प्रेग्नेंट आफ्टर अ रियली लॉन्ग गैप, तो हम उनसे पूछ सकते हैं अच्छा भाई चेकअप कहाँ से कराया, आपकी गायनोकोलॉजिस्ट कौन सी हैं, पुरानी रिपोर्टें दिखा दें, पुराने बच्चे कितने हैं, नॉर्मल हैं, ऑपरेशन से हैं, क्या है, और उसके अकॉर्डिंगली हमने पेशेंट के बेबी को ज़ाहिर डिलीवर तो करना है। क्योंकि देखिए जो कॉज है ना ये एक्लेम्शिया का, या फिट पड़ने का जो कॉज है वो हमारा है तेज़ ब्लड प्रेशर। और तेज़ ब्लड प्रेशर का क्या कॉज है, वो है आपके अंदर पलती हुई जान, ठीक है, जो कि आपका बेबी है। तो जब तक हम बेबी को डिलीवर नहीं कराएंगे फ्रॉम विद टू हमारे पास वेज है ना, एक C-सेक्शन है और एक SVD है विच इज़ सिंपल वजाइनल डिलीवरी। इन दोनों में से किसी एक मेथड को अप्लाई करके हमने बेबी को जितना जल्दी हो सके डिलीवर कराना है। जैसे ही बेबी डिलीवर हो जाता है मदर का बीपी नॉर्मल हो जाता है, मदर के फिट्स पड़ने के चांसेस ख़त्म हो जाते हैं, और मोस्टली सारे प्रॉब्लम जिसके साथ वो आई थी वो आहिस्ता आहिस्ता बेबी की डिलीवरी के बाद रिजॉल्व हो जाते हैं। ठीक हो गया। साथ में हमने क्या करना है, अच्छा अब अगर हमने पेशेंट को डिलीवर करवा दिया है, उसका बीपी सेटल हो गया है, उसका एक्लेम्शिया बेहतर हो गया है, उसको फिट्स नहीं पड़ रहे, उसके वाइटल्स मॉनिटरिंग हम कर रहे हैं एवरी 15 मिनट्स, देन 30 मिनट्स, देन एवरी आवरली। फिर हमने क्या करना है, उसको अराउंड 4 to 5 डेज़ हमने हॉस्पिटल में ही आफ्टर डिलीवरी एडमिटेड रखना है। ठीक हो गया। अगर तो आप में से कोई ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि भाई अच्छा बच्चा डिलीवर हो गया तो हम कल ही डिस्चार्ज हो जाएं, या हम अगर नॉर्मल डिलीवरी हुई तो आज रात को ही डिस्चार्ज हो जाए। मेरे पास आई थिंक अगर डिलीवरी हमारे हॉस्पिटल में एक दिन में कोई 50 नॉर्मल डिलीवरीज हो रही होती है ना, तो 35 to 40 उसमें से लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि नहीं अच्छा बच्चा डिलीवर हो गया, हमारे घर में छोटे बच्चे भी हैं तो प्लीज़ हमें 2 घंटे बाद 4 घंटे बाद छुट्टी दे दें, हमने घर जाना है। प्लीज़ इस तरह की सिचुएशन में आप डॉक्टर्स के साथ ज़बरदस्ती डिस्चार्ज फॉर्म मत मांगा करें, मत छुट्टी लिया करें। बिकॉज़ देखें घर वाले बच्चे अभी भी कोई ना कोई तो देख ही रहा है ना, आपने अनअटेंडेड तो नहीं छोड़े हुए, तो एटलीस्ट एक नाइट रुक जाया करें हॉस्पिटल में, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं जो बच्चे की डिलीवरी के बाद प्रेजेंट करती हैं। ठीक है, वन ऑफ देम इज़ पोस्टपार्टम हेमरेज। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पोस्टपार्टम हेमरेज पे बताऊंगी कि ये क्या चीज़ है और ये व्हाई इज़ इट सो ड्रेडली एंड लाइफ थ्रेटनिंग। लेकिन फॉर नाउ मैं आप लोगों को यही एडवाइस दूंगी कि प्लीज़ अगर एक टेक होम मैसेज आप इस वीडियो से लेके जा सकते हैं तो वो यही है कि बीपी को काइंडली प्लीज़ इतना लाइट मत लिया करें। ब्लड प्रेशर इन प्रेगनेंसी एंड विदाउट प्रेगनेंसी बोथ आर वेरी ड्रेडली थिंग्स। ठीक है, बीपी चाहे हमल हो या चाहे हमल ना हो, आपको ब्लड प्रेशर तेज़ होना एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन होती है। तो काइंडली अगर ख़ास तौर पे प्रेगनेंसी में आपका बीपी तेज़ हो रहा है तो लाजमी
आफ्टर एवरी 2 वीक्स अपनी डॉक्टर को जाएं, दिखाएं, एक प्रॉपर चार्ट अपना सुबह शाम का ब्लड प्रेशर का मेंटेन करें। कभी भी ब्लड प्रेशर आपका अगर सिवियर कैटेगरी में जा रहा है तो ज़रूर उसका प्रॉपर प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट कराएं। ठीक है, अगर आपके यूरिन में आना शुरू हो गया है +1 प्रोटीन या +2 प्रोटीन, तो मेक श्योर करें कि आगे प्रोग्रेस ना हो। मेक श्योर करें कि खुदा न खास्ता एक्लेम्शिया तक आपकी बात ही ना जाए। ठीक है, बिकॉज उस वक़्त बच्चे को बचाना इज़ नेवर आर प्रायोरिटी, मदर को बचाना हैज़ ऑलवेज़ बिन आर प्रायोरिटी। ठीक हो गया? तो प्लीज़ अपना भी ख्याल रखें, अपने आगे पीछे जितने भी लाइक आपके फैमिली मेम्बर्स हैं या जो भी एक्सपेक्टिंग मदर्स हैं, उनको ज़रूर ये वीडियो शेयर करें और मुझे बताएं कमेंट्स में कि और क्या क्या ऐसी सिचुएशंस हैं प्रेगनेंसी रिलेटेड, या आपके फैमिली में किसी को प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या कुछ पूछना है, कोई आप लोगों को टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए, तो लेट मी नो एंड आई विल मेक अ न्यू वीडियो ऑन दैट। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।